अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका पार्ट नंबर 2। ठीक है, पहले वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? सोल प्रोप्राइटर। समझ लेना सोल प्रोप्राइटर क्या होता है। फिर उसके बाद हमने उसके फीचर्स पढ़े थे। इस वाले पार्ट में हम उसके पढ़ेंगे क्या? मेरिट्स और उसके लिमिटेशंस, कि उसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है। लिमिटेशन को डीमेरिट्स भी बोलते हैं और डिसएडवांटेजेस भी बोलते हैं। ठीक है, और मेरिट्स को एडवांटेजेस भी बोलते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। ये चीजें हो चुकी हैं। अभी सोल प्रोप्राइटर, सबसे पहले मैं आपको दोबारा समझाऊंगा कि सोल प्रोप्राइटर क्या होता है। पीछे आएंगे, क्योंकि एक बारी उसकी डेफिनेशन अगर आपको लर्न रहेगी तो आपको अच्छे से मेरिट्स और डीमेरिट्स समझने में आसान होगा, जैसे आपको फीचर समझ में आए थे। फटाफट से एक बार रीड करेंगे। चीजें आदि लर्न यहीं पे हो जानी चाहिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो इस चीज की। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर रेफर्स टू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है विच इज ओन्ड। ये ओन आप करते हो, मतलब ओन, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल। मतलब एक इंडिविजुअल, सिर्फ एक इंसान इसको क्या करता है? ओन करता है, इसका मालिक होता है, मैनेज करता है और कंट्रोल यही कर रहा होता है। हु इज द रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क। मतलब प्रॉफिट सारा किसको मिलेगा? रेसिपिएंट कौन होगा? वो यही होगा। और बियरर सारे रिस्क का कौन होगा? वो भी यही होगा। Hence, a sole proprietor is the one who is the only owner of the business। मैंने बोला था आपको ये चीज याद रखनी है, ओनली ओनर। ठीक है, ओनली ओनर अगर आपको लर्न रह गया तो आपको ऊपर के सारे पॉइंट अपने आप लिख सकते हो कि प्रॉफिट भी सारा इसका होगा, रिस्क भी इसका होगा, ओन भी ये करेगा, मैनेज भी ये करेगा, कंट्रोल भी यही करेगा, एक इंडिविजुअल। अब आपको डेफिनेशन मैंने दोबारा से एक बारी क्या करा दी? रिमाइंड करा दी। अब हम सीधे मेरिट्स पढ़ेंगे, तो अब आपको देखना आपको कितने अच्छे से ये चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। पहला पढ़ेंगे क्विक डिसीजन मेकिंग। सिंपल सा है, समझाने वाली कोई चीज एज सच है ही नहीं, क्योंकि क्विक डिसीजन मेकिंग के अंदर पहला पॉइंट, इसके अंदर भी देखो यहाँ पे आपको लर्न क्या रखना है? क्विक डिसीजन मेकिंग। फिर ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। आपको लर्न यही करना है, अंदर आपको लिखना है। जो जहां पे अंडरलाइन करूंगा तो वो चीज को जरूर मेंशन करना। ऊपर नीचे आप उससे रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हो, इसमें एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा नहीं है मार्क्स कट जाएंगे आपने डिट्टो नहीं लिखा, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि बुक के अंदर आप देखोगे तो इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है 4 पेजेस में, मतलब 40 लाइंस में किया हुआ है। आप 40 लाइन नहीं लर्न कर सकते और लिख सकते। ठीक है, तो क्विक डिसीजन मेकिंग, अ सोल प्रोप्राइटर एंजॉयज कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये फ्रीडम वाले वर्ड को अंडरलाइन कर दिया, इसका मतलब आपको ये चीज को कोट करना है, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हो। इसके पास सारी फ्रीडम होती है मेकिंग बिजनेस डिसीजन। अकेला है, अब अकेला इंसान है, वो शॉप चला रहा है, अब उसके पास सारी फ्रीडम है, वो कुछ भी डिसीजन ले सकता है। वो चाहता है मैं यहाँ पे जाके बिजनेस करूं, वो कर सकता है। वो चाहता है मुझे यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदना चाहिए, वो खरीद सकता है, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। पहला पॉइंट डन। दूसरे पे आओ, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ये चीज हम ऑलरेडी समझ चुके हैं फीचर्स के अंदर भी, कि फॉर्मेशन, उसको बनाना और क्लोज करना क्या होता है? ईज होता है, मतलब इजी होता है। ठीक है, अब वापस से हम चीजें पढ़ेंगे। देयर आर हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटीज टू बी फुलफिल्ड फॉर सेटिंग अप अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। कोई भी हार्डली लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, पढ़ा चुका हूं पहले। एज सोल प्रोप्राइटर इज द लीस्ट रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस, इट इज इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज द बिजनेस एज पर द विश ऑफ द ओनर। जब भी ओनर को जो मन करेगा वो स्टार्ट भी कर सकता है, उसको क्लोज भी कर सकता है। हार्डली कोई फॉर्मेलिटीज होती है, और कहीं कहीं जगह होती है जो पीछे हमने पढ़ा था जहां पे लाइसेंस वगैरह की जरूरत पड़ती है, वरना वो भी जरूरत पड़ती नहीं है। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा डन हो गया। अगला है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। ये वाला पॉइंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं एक चीज और बताता हूं। जैसे मैंने बोला ना कि आपको हेडिंग याद रखनी है, आप अंदर कुछ भी लिख सकते हो, इससे रिलेटेड होना चाहिए। तो आपको पहला पॉइंट देखोगे ध्यान से तो समझ में आ रहा है, ओके क्विक डिसीजन मेकिंग। तो आपको समझ में आ रहा है कि वो जल्दी डिसीजन ले सकता है क्योंकि अकेला है, आप लिख सकते हो। मुझे एक चीज खुद बताना, अगर आप अंदर इसमें ना रीड करो और सिर्फ ये लर्न करो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, जरा बना के लिखने की कोशिश करना कि इसका मीनिंग क्या होता है, आपको समझ ही नहीं आएगा इसका मीनिंग क्या होता है। इसीलिए हमेशा ये नहीं करना कि सारी चीजों को बस हेडिंग लर्न करी, अंदर पढ़ा ही नहीं और आगे बढ़ गए। प्रॉब्लम वहां पे हो जाएगी। क्विक डिसीजन मेकिंग ढंग से लिख भी आओगे, ईज ऑफ फॉर्मेशन क्लोजर भी समझ में आ रहा है, उसको भी लिख के आ जाओगे कि स्टार्ट करना और क्लोज करना इजी है। बट जैसे ही आया सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, आप वहीं पे अटक जाओगे, इसका मीनिंग क्या होता है पता ही नहीं है। इसीलिए हेडिंग जहां पे थोड़ी सी भी अजीब लगे, समझ में ना आए, तो उसके अंदर जरूर रीड करना। क्योंकि एक बात बता दो, बच्चे गलती करेंगे तो देखो इस वाले का आंसर सब लिख देंगे, सब लिख देंगे, इसका आंसर भी लिख देंगे, जो पढ़ के नहीं आया होगा वो भी लिख देगा, क्योंकि हेडिंग अगर उसको पता होगी तो इसका आंसर सिर्फ वही लिख पाएगा जो सच में पढ़ के आया होगा। तो ये चीज का ध्यान रखना, मार्क्स यहीं पे मिलेंगे, वो तो सबके ठीक होंगे, तो ये चीज का ध्यान रखना।
देयर इज अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व इन वर्किंग फॉर वनसेल्फ, ठीक है। एकम्प्लिशमेंट का मतलब ये हो गया एक तरह से कि अगर मैं अपने लिए अकेले के लिए काम करता हूं, सोचो जरा, मैं एक एम्प्लॉय हूं एक कंपनी में, मैं एक एम्प्लॉय हूं एक कंपनी में, तो मुझे क्या पता है, हमने पीछे पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था, जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, ये काम करते हैं सैलरी के लिए। एम्प्लॉयमेंट में लोग काम करते हैं सैलरी के लिए। अब खुद बताओ, ये उतना ही काम करते हैं, ठीक है, ये उतना ही काम करते हैं जितना इनको लगता है कि हाँ इतने में मेरा काम हो जाएगा, ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये एफर्ट अपने नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते, और देने चाहिए भी नहीं, क्योंकि इनकी सैलरी फिक्स है। सैलरी फिक्स है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको बिल्कुल ही काम नहीं करना चाहिए, काम ये लोग करते हैं और उतना ही करना चाहिए जितना इनको समझ में आता है। बट एक चीज सोचो, जिसको सैलरी मिल रही है एम्प्लॉयमेंट में, उसका समझ में आता है। एक है बिजनेसमैन, जिसका बिजनेस है, भाई वो काम दिन रात भी करेगा क्योंकि उसको प्रॉफिट मिलता है, बिजनेस उसका है, तो वो दिन रात भी काम करेगा। बट एम्प्लॉयमेंट वाले जो होते हैं, एम्प्लॉइज जो होते हैं, वो दिन रात काम नहीं करते, वो सिर्फ सैलरी के बेसिस पे, मतलब जितना उनको काम लगता है उतना करते हैं। सेम चीज यहाँ पे आ रही है, जब एक इंसान अकेला मालिक है, या ऐसा भी सोचो, एक आदमी है, वो किसी और शॉप में, कोई बहुत बड़ी शॉप में, या जैसे बिग बाजार में काम करता था, वहां पे पहले वो काम करता था, तो वो इतना शिद्दत से काम नहीं करता था जितना वो खुद का बिजनेस जब शुरू किया तब कर रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन है। क्या है यहाँ पे? एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन है। ये यहां पे इस चीज को अंडरलाइन किया, आपको ये वर्ड जरूर लिखना है कि देयर इज अ पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व इन वर्किंग फॉर वन सेल्फ, मतलब अपने लिए काम करके ना एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन हमारी होती है, ठीक है। दिस ऑल्सो instills in the individual a sense of accomplishment and confidence in one's abilities। मतलब ये हो गया कि एक जब इंसान अपने लिए काम करता है ना, कि मेरा बिजनेस है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूं और मैं अकेला उसके लिए लायबल हूं, तो एक तरह से हम ना अकम्प्लिशमेंट हमारे अंदर खुद से सेंस करने लग जाते हैं, हम सोचने ऐसे लग जाते हैं कि अच्छी चीज है ये, ठीक है, और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है किसका? बिजनेस को चलाने का। तो ये चीज भी आपको समझ में आती है। नेक्स्ट वाला पॉइंट आएगा मेरिट्स के अंदर ही, डायरेक्ट इंसेंटिव। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर मैं इसको रिलेट करवाऊं कंपनी से या बिग बाजार से, आप पहले बिग बाजार में काम करते हो, या एक इंसान बिग बाजार में काम करता है, तो उनका सीधा सीधा सा हिसाब ये होता है, आप इतना बेचो, ये भी करो, वो करो, कुछ भी करो, आपको सैलरी एक फिक्स मिल जाएगी। सैलरी क्या मिलेगी? फिक्स मिलेगी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, आप ज्यादा बेचो कम बेचो, थोड़ा बहुत इंसेंटिव मिल जाएगा, बट वो भी इधर मिलेगा, एंड में मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, आपने जैसे ही एक चीज कमानी शुरू करी, आपने ज्यादा मेहनत करी, आपने उसका इंसेंटिव कोई कमाया, एक्स्ट्रा इनकम कमाई, वो डायरेक्टली आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप ही उसके अकेले क्या हो? ओनर हो, ठीक है। एक बार दोबारा देखेंगे, अ सोल प्रोप्राइटर इज द सिंगल रेसिपिएंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स। ये सिंगल रेसिपिएंट होता है किस चीज का? ऑल द प्रॉफिट्स, सारे प्रॉफिट्स का, एंड गेन्स एंड अर्न इन द बिजनेस, earned in the business. This motivate the sole proprietor to operate the business efficiency and effectively, ठीक है। efficiently होगा ये, efficiently and effectively, ठीक है। efficiently और effectively में डिफरेंस क्या होता है? एक तो काम ये करेगा तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को भी मिलेगा, और काम जो होगा वो क्या करेगा? वो इजी तरीके से करने की कोशिश करेगा, जिसका आउटपुट ज्यादा मिले, ठीक है, जिसका आउटपुट ज्यादा मिले। तो डायरेक्ट इंसेंटिव आपको समझ में आ चुका है। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब यह है, सोल प्रोप्राइटर जो होगा वो अकेला ही सारे प्रॉफिट और गेन का अकेला रिस्पॉन्सिबल होगा, और खुद वो रिस्पॉन्सिबल होगा तो वो मोटिवेट होगा कि जितना वो काम करेगा पूरा प्रॉफिट उसी के पास आएगा। इतना कोई बिग बाजार का एम्प्लॉय करने में मोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कितना भी काम करेगा एक सैलरी उसको मिलनी है, बाकी सारा प्रॉफिट होगा कंपनी का, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे 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 इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है मेरी खुद की बिजनेस की, ठीक है, तो अगर अकेला मैं ही इंसान हूं उसका मालिक, तो मैं उसको कहीं बाहर नहीं जाने दूंगा। कॉन्फिडेंशियलिटी हमेशा रहेगी मेरी बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन की, ठीक है, मैं उसको बाहर जाने नहीं दूंगा। बट दो पार्टनर है, हो सकता है मैं तो किसी को ना बताऊं अपने बिजनेस की छोटी छोटी, अपने आगे आने वाले जो मैं डिसीजन लेने वाला हूं उसके बारे में, बट हो सकता है मेरा जो पार्टनर है वो ऐसी मजाक मजाक में किसी को बता दे। और जितनी कंपनी बड़ी होती जाएगी, कंपनी जब होगी उसमें तो बहुत सारे लोग होंगे, तो वो लोग हो सकता है इधर उधर इंफॉर्मेशन को लीक कर दे। मैं ये नहीं कह रहा जान के, अनजाने में भी ये चीजें हो जाती है कि मस्ती मस्ती में किसी को बता दिया और उसका गलत यूज हो गया। इसीलिए अगर आप इंसान अकेले अपनी शॉप चला रहे हो तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी मेंटेन रहेगी, मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपके पास सिक्योर रहेगी, बाहर जा ही नहीं सकती।
पढ़ेंगे जरा। सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इनेबल द प्रोप्राइटर टू कीप ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशंस कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल मतलब आपके पास रहेगा, सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, ये वर्ड आपको लर्न होना चाहिए। एंड मेंटेन सीक्रेसी, आपको सीक्रेसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। आपको इसमें ही मैंने दो वर्ड जो है उसको अंडरलाइन कर दिया, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं इसके डीमेरिट्स पे। सोल प्रोप्राइटर के मेरिट्स आपने समझ ली। अब देखना, आप खुद से एनालाइज करोगे जब आप बिजनेस शुरू करोगे। कभी मैंने कहा ना, बिजनेस स्टडीज पढ़ने के बाद आप खुद से एक बिजनेस भी शुरू कर सकते हो, बड़े प्यार से कर सकते हो, क्योंकि आपको नॉलेज अच्छी खासी होगी। ठीक है, फैक्टर्स आपने वहां पे पढ़े थे, प्लस आप ये चीजें समझ रहे हो। सोल प्रोप्राइटर के फायदे आपने सारे देख लिए कि मैं अकेला ये कर सकता हूँ, इसके लेकिन कुछ नुकसान भी होते हैं, वो भी देख लो। फिर पार्टनरशिप के भी फायदे देखेंगे, नुकसान देखेंगे। फिर आप खुद से कभी रियल लाइफ में बिजनेस शुरू करने वाले होगे ना, तो आप उस टाइम पे सोच सकते हो कि मुझे पार्टनरशिप में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। फायदे आपको सारे पता है, नुकसान सारे आपको पता है, ऐसे करके। ठीक है, लिमिटेशन में देखेंगे, पहला आएगा लिमिटेड रिसोर्सेज। आपके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, आप अकेले मालिक हो, अकेले ही सारा काम देख रहे हो, तो आप खुद सोचो ना, आपके पास रिसोर्सेज जो होंगे वो बहुत लिमिटेड होंगे, कम होंगे। कभी भी आप बिजनेस को बड़ा कर ही नहीं पाओगे। कैसे नहीं कर पाओगे? आपने कभी भी देखा, कोई भी बिजनेस आप देख लेना, कोई भी बिजनेस अकेला इंसान चला के वो बड़ा कर ही नहीं पाएगा। और जितने भी बड़े बिजनेस देखना, वो सारी आज की डेट में कंपनीज बन चुकी है। हाँ, उन्होंने शुरू छोटे से ही किया था, ठीक है, शुरू उन्होंने छोटे से ही किया था, बट छोटे से करके उनको ये चीज फील होनी शुरू हो जाती है कि छोटे में हम वहीं पे एक दायरे में बंद के रह जाएंगे, हमें एक कंपनी को मेंटेन करना पड़ेगा, एक कंपनी बनानी पड़ेगी। तो ये चीज आपको भी पता है कि आपके रिसोर्सेज क्या रहेंगे, हमेशा लिमिटेड रहेंगे। पढ़ेंगे जरा। रिसोर्सेज ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड टू हिज और हर पर्सनल सेविंग्स एंड बोरिंग्स फ्रॉम अदर्स। Banks and other lending institution may hesitate to extend a long-term loan to a sole proprietor. दोबारा रुकेंगे यहाँ पे। सबसे पहले, रिसोर्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड टू हिज और हर पर्सनल सेविंग एंड बोरिंग फ्रॉम अदर। मतलब ये जो सोल प्रोप्राइटर होता है, ये ऐसी चाचा ताऊ से मांग के काम चल जाता है कि आप इतने पैसे दो तो इतने दे दो, हमें एक दुकान खोलनी है, बात खत्म। ठीक है, बैंक्स वैसे भी इनको पैसे नहीं देती है। बैंक्स एक कंपनी को पैसे फिर भी दे देती है इजीली एज अ लोन, बट इनको पैसे नहीं देती है, क्योंकि उनको भी पता है ये ज्यादा कमा तो पाएंगे नहीं। क्योंकि एक सोल प्रोप्राइटर सच में अगर देखा जाए तो बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर सकता इतने अच्छे तरीके से जितना एक कंपनी कर सकती है। तो इसीलिए उनको भी, क्योंकि एक बैंक भी पैसा देगी तो उसको भी तो रिटर्न चाहिए ना, तो रिटर्न चाहिए, तो वो ये सब चीजें नोटिस करते हैं। Therefore, business not grow much and generally remains small. कभी भी आप देखना, एक छोटी सी दुकान है, बचपन से आपने देखी होगी, जब आप इतने से रहे होगे, मतलब बहुत छोटे भी रहे होगे, और अब आज इतने भी बड़े हो गए, वो दुकान उतनी की उतनी है। हाँ, हल्की फुल्की उसमें चेंजेस आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो एकदम से ग्रो करके पता नहीं कहीं और ही निकल गई, उनकी 10 ब्रांचेस हो गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कभी नहीं देखने को मिलता। तो सोल प्रोप्राइटर क्या होती है, वो रिमेन्स स्मॉल ही रहती है, जिनसे उसका बस काम निकलता रहता है उस शॉपकीपर का। ठीक है, लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, ये वाला पॉइंट हमने फीचर्स में भी पढ़ा था कि एक लिमिटेड लाइफ होती है इसकी। कैसे लिमिटेड लाइफ है? सीधी सी बात है, इन द आईज ऑफ द लॉ द प्रोप्राइटरशिप एंड द ओनर आर कंसीडर वन एंड द सेम। जैसे ही डेथ हुई, ये सब चीजें पढ़ी थी, डेथ होते ही क्या हो गया, बिजनेस की लाइफ एकदम से खत्म, इंसॉल्वेंसी हो गई। इंसॉल्वेंसी, अब ये वाला पॉइंट देखो, वहां पे कुछ और था, बैंकरप्सी था, यहाँ इंसॉल्वेंसी लिख दिया उन्होंने, मीनिंग सेम है, इंसॉल्वेंट हो गया। और इलनेस ऑफ अ प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर था वो बीमार हो गया, उसको कोविड हो गया, तो उसको ये सब चीजें हो गई। ठीक है, अफेक्ट द बिजनेस एंड कैन लीड टू इट्स क्लोजर, तो उसको क्लोज करने की नौबत आ जाती है उसी मोमेंट पे। नेक्स्ट वाले पॉइंट आते हैं, दो पॉइंट बचे हैं इसके अंदर। लिमिटेशन के अंदर आपको सारे सोल प्रोप्राइटर तो खून में घुस जाना चाहिए कि क्या होता है, उसके मेरिट्स, फीचर और डीमेरिट्स तीनों लर्न हो जाने चाहिए कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सबसे बड़ा लिमिटेशन अगर मैं बोलूं तो वो यही है कि इनकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। भाई देखो, किसी की लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, जैसे कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी है, तो वहां ठीक है, आपको एक लिमिट होती है कि आपका कम से कम घर पे कोई नहीं आएगा, पर्सनल असेट कभी नहीं बिक सकते आपके, ये चीज आपको पता है। बट यहाँ पे पर्सनल असेट यूं बिक जाते हैं, यूं बिक जाते हैं पेमेंट करवाने के लिए। ठीक है, इफ द बिजनेस फेल द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपको पता है, जिन्होंने अकाउंट समझी है, नहीं समझी तो वो समझ लो, जिनसे हम उधार पे सामान लेके आते हैं, उन लोगों को हम एक क्रेडिटर बुला देते हैं। ठीक है, creditors can recover their dues, मतलब अपनी पेमेंट, not merely from the business asset, मतलब ऐसा नहीं है कि वो जाएंगे और वो ये देखेंगे दुकान में क्या है ना, मैंने समझाया ना, दुकान में जैसे उन्होंने बोला कि हमारी पेमेंट नहीं मिल रही, तो वो दुकान में गए, उन्होंने ये नहीं देखेंगे दुकान में क्या क्या है, चलो इनको बेच के पैसे, नहीं, वो घर में भी घुस सकते हैं, मतलब खुद नहीं, बाय मतलब बाय द यूज ऑफ लॉ, मतलब लॉ के यूज से वो घुस सकते हैं आपके घर में, और आपकी सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, बेच के, बिकवा के अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं बोलूंगा तो क्या लिमिटेशन है।
अनलिमिटेड लाइबिलिटी की। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको ये लर्न तो बिल्कुल होनी चाहिए, सारी भी होनी चाहिए, बट ये ज्यादा होनी चाहिए, और इसको नंबर 1 पे रखना तो और अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटीज। अब आप खुद सोचो, सोच के देखो, एक इंसान है शॉपकीपर, सारे काम वो खुद करता है, वो ये भी चेक करेगा कि कौन सा जो होलसेलर है वो सस्ते में सामान दे रहा है, वो भी वो खुद देखेगा, बेचेगा भी वो खुद ही, पैकिंग भी वो खुद ही करेगा, एडवर्टाइजमेंट करनी है तो वो खुद ही करेगा। मतलब आप एक चीज देख रहे हो, सारे काम एक उसी इंसान के ऊपर होते हैं। भाई अकेला ओनर है तो सारे काम भी तो अकेला करेगा। एक कंपनी होती है, उसमें अलग अलग टीम्स होती हैं, कि तुम सिर्फ ये देखोगे कि मार्केट में कंडीशन क्या है, वो ये भी समझेगा मार्केट में क्या कंडीशन है, मतलब वो सारे काम अकेले करेगा, और वो कर नहीं पाता अकेले। Limited managerial abilities. A sole proprietor manage all the core functions such as purchasing. खरीद भी वो खुद ही रहा है, सेलिंग भी वो खुद ही कर रहा है, फाइनेंसिंग भी वो खुद ही कर रहा है, तो ये सारे काम वो अकेला इंसान नहीं कर पाता। Also due to limited resources, sole proprietor may not be able to employ and retain talented and ambitious employee. मतलब ये, जब वो सोल प्रोप्राइटर की बात होती है, अब वो ये भी नहीं कर सकता कि एक दो लोगों को ऐसे हायर करे। खुद सोचो, आपकी गली में शॉपकीपर अगर कोई है भी, तो सोल प्रोप्राइटर है, कैसा लगेगा कि आप वहां पे उसकी शॉप पे लेने गए हो, वहां 5 लोग पहले से खड़े हैं, एक वहां पे बैठ के परचेजिंग देख रहा है, एक वहां पे सेल का देख रहा है, एक वहां पे ये देख रहा है, वो देख रहा है। थोड़ा सा अजीब लगेगा कि यार ये एक शॉप छोटी सी है, ये इतने सारे लोगों को कैसे इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट होती है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज, यहाँ पे पार्ट नंबर 2 आपका फिनिश होता है, चैप्टर नंबर 2 का। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 3। आपका सोल प्रोप्राइटर पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपको सारा समझ में आ चुका है।